तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ये रेस्पिरेशन का ना सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपको पहले तो ये बताओ क्या समझ आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या समझ आ रहा है कि मतलब किस चीज का है ना एक्सचेंज हो रहा है। मतलब O2 CO2 हम जो ले रहे हैं ऐसा थोड़ी गई और फिर है ना तहल तहस महस मचा के अंदर अपनी बॉडी में और फिर बाहर निकल गई। ऐसा नहीं, वो हमारी बॉडी में गई है अलग अलग। हाय साक्षी, इट्स ओके बेटा, है ना। तो अपनी बॉडी में गई है, तहस नहस मचा के नहीं आई है। वो क्या कर रही है, इधर से जाके उधर है ना एक्सचेंज हो रही है। ब्लड में एक्सचेंज हो रही है, टिश्यू में एक्सचेंज हो रही है। तो अलग अलग जगह है। जैसे कोई कोई ना जगह है लाइक टिश्यू में और ब्लड में और हमारे जो एल्वोलाई हैं वहां पे अलग अलग एक्सचेंज होता है। मतलब कहीं पे उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है तो कहीं पे उनकी डिसॉल्व होने की कैपेसिटी हो जाती है। तो जहां पे डिसॉल्व होगा वो वहां से रिलीज हो जाएगा और जहां पे बाइंड होने की कैपेसिटी होगी वो वहां पे बाइंड आके वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है कि आप प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत सारी गैसेज है। ये है हमारी ऑक्सीजन, ये है हमारी CO2। फिर और यहाँ पे हम दो की बात करते हैं। तो हर गैस का कितना प्रेशर है आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको तो हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो वो पार्शियल प्रेशर हर गैस का कितना है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो बाइंड करती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। मैम। तो अब है ना ये जो जैसे देखो, जैसे ये हो गया हमारा एल्वोलाई। एल्वोलाई से O2 जा रही है, CO2 आ रही है, लेट से है ना। CO2 एल्वोलाई के तो अंदर आएगी जब उसको बाहर रिलीज करना है। और O2 एल्वोलाई से तो बाहर ही निकलती है ना। मतलब टिश्यूज में, ये टिश्यू है हमारे, है ना। समझ पड़ रही है बात, नहीं पड़ रही। यस मैम। तो ये होता है हमारा, मैं बताऊंगी कोई बात नहीं। ये होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन से। ऐसा नहीं कुछ ऐसा बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, कुछ ऐसा अनशंट होने वाला है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन करवाया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं। सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है जिसकी वजह से गैस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा रही है। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। तो बेटा अब देखो आपको ये चीज दिख रही होगी, ये आपको ये दिख रहा होगा। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले ना ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो सारे ये है ना, ये याद कर लेना। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है कि जैसे एटमॉस्फेयर, हमारा जो एनवायरनमेंट है वहां पे ऑक्सीजन का हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 है। ठीक है, एल्वोलाई में 104 है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच। ठीक है, और टिश्यू में इतना, तो भैया इतना 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 डिफरेंस आ गया। मैम कैसे कैसे याद रखें, दिमाग तो हमारा वैसे ही खराब हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर और CO2 में देखो, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना इतना। तो ऐसे मुझे पता है किसी को कुछ याद नहीं होने वाला है, सबके ऊपर से जा रहा है। मैम क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है मैम, हमें नहीं पता पड़ रहा। ठीक है, आई नो। तो कोई बात नहीं, इसको मैं भी डिटेल में आपको समझाऊंगी। बस मैं आपको ये टेबल दिखाना चाह रही थी कि ऐसे ऐसे है। तो अभी मैं जो आगे अपनी पंचायत रामायण गाऊंगी ना, तो वो अपन यहाँ से रिलेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है मैम। है ना। मुझे ऐसा लग रहा है एक ही बच्ची है जो ठीक है बोलने के लिए बैठी है, बाकी तो सारे उड़ चुके हैं यहाँ से। पता है ऐसा है ना, माइक चालू रखने के बाद भी ऐसे शांत हो जाते हो तुम। थोड़ा यार एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, जोश लाओ अपने अंदर, है ना। ओके मैम। हम्म, ठीक है। तो मैम। हाँ मुझे पता है सब रजाई में बैठे हैं। यार रजाई से याद आ गया, मुझे तो आज आज ना बहुत अच्छा सा मैंने कंफर्टर ऑर्डर किया है। मतलब मैंने बोला यार ठंड आ रही है, कंफर्टर से बाहर नहीं निकलना है, तो बस एकदम कोजी कोजी होने के लिए मैंने अच्छा सा एक ऑर्डर कर दिया है। है ना। चलो, अब मैं जो आपको एक बात बताती हूँ। कोई भी चीज है जहां पे डिफ्यूजन होगा वो होगा हायर प्रेशर टू लोअर। ये पता है ना आपको, हायर से लोअर ही चीजें चलती है अपनी,
है ना? Yes, ma'am. अच्छा, हाँ, ओके, चलो देखो, पहले जो सिंपल डिफ्यूजन की हम बात जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जैसे ये एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई दिख रही है और ये जो है हमारा टिश्यू का लेयर है। तो बेसिकली 3 लेयर है जिससे ये सब कुछ मिल रहा है। सबसे पहली जो लेयर है इस वाली को, सबसे आउटर मोस्ट को हम क्या बोलेंगे? ये वाली को स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? ये फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलेंगे जो एल्वोलाई की बाहर की है ये वाली, इसको हम बोल दे रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, फिर ये जो टिश्यूज की है इसको हम बोल दे रहे हैं बेटा क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोल दे रहे हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इनके जो बीच के अंदर है, इन दोनों के बीच में जो है उसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? Basement substance. एंडोथीलियम। वेरी गुड, एंडोथीलियम। तो 3 है, एक स्क्वेमस, एक एंडोथीलियम और एक बेसमेंट। तीनों दिख रही है आपको? यस दिख पा रही है मैम। ना? तो बेटा ये जो तीनों लेयर है ना, इन तीनों का ही करा धरा है, जिसके है ना एक्सचेंज, इन तीनों की ही बदौलत सारा एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अब ना देखो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, अब आपने जैसे पढ़ा होगा जो CO2 है वो ना, मतलब जो उसका सॉल्युबिलिटी रेट है, मतलब जिस अमाउंट से वो मतलब सॉल्युबिलिटी तो आपको पता है क्या होता है, तो उसका जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो O2 से 20 to 25 टाइम्स बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी कैपेसिटी है, ये ऑक्सीजन से पहले सॉल्यूट हो जाएगी। समझ पड़ रही है बात? मतलब जो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड जब CO2 और O2 होगा, दोनों जब प्रेजेंट होगा, तो कौन सी वाली जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर सेम होने की वजह से कौन ज्यादा एक्सचेंज करेगी? Ma'am, CO2. क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना? CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो अगर हमने पार्शियल प्रेशर, अगर इन केस दोनों का सेम हर जगह नहीं होता, इन केस अगर उन दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, पर क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा है, तब कौन हमारा पहले डिफ्यूज करेगा? CO2, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है सबको बात? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, तो अब वापस आ जाओ इस टेबल पे। इस टेबल में देखो क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, एल्वुलाई में उससे कम है। ठीक है, इसको हटाओ। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे 95 है, ये और यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है, और टिश्यू में तो बिल्कुल ही कम हो गया है। मतलब देखो, जब पार्शियल प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, वो वहां पे जाके क्या करेगी? डिसोसिएट, टूट जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन टिश्यू का लेवल है यहाँ पे, जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, टूटेगी। टूटेगी तो मतलब क्या? सारे टिश्यू में सप्लाई जाएगा ऑक्सीजन का। पर अगर देखो CO2 जो है यहाँ पे 0.3 है, फिर एल्वोलाई पे उसका क्या बढ़ा है? CO2 का प्रेशर बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, ma'am. समझ पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो, एटमॉस्फेयर में इतना है और एल्वियोलाई पे इसका बढ़ चुका है, तो इसका मतलब जब कोई भी अमाउंट पार्शियल प्रेशर जब बढ़ेगा, तब वो एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा? एसोसिएट मतलब जुड़ना, और डिसोसिएट मतलब टूटना। एल्वोलाई पे मतलब देखो इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, तो ये एसोसिएट कर जाएगा। कैसे मैम अभी डिटेल में समझाएगी, देखो कहाँ से बताऊं मैं आपको? हम्म,
हाँ, ये सब क्लियर है, ये भी क्लियर है। हाँ, तो अब ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम सब देखने वाले हैं कि कौन सी गैस कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, कौन सी कहाँ पे जाके डिसॉल्व होगी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि कौन कहाँ पे जुड़ेगा, कौन कहाँ पे टूटेगा। टूटेगा मतलब उसके आगे अब ट्रांसफर होने वाला है, और जुड़ के मतलब है ना उसका अलग निकलने वाला है रास्ता। तो एक चीज वहां पे टूटेगी तो दूसरी चीज वहां पे जुड़ेगी, दोनों एक साथ जुड़ेगी या दोनों एक साथ टूटेगी नहीं। ठीक है, तो अब भैया हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, हम करते हैं ऑक्सीजन की। तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या क्या करता है कैरी? ऑक्सीजन। वेरी Oxygen. गुड। तो एक हीमोग्लोबिन और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के? एक Ma'am, हीमोग्लोबिन ना बेटा, एक हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, वो 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है ऑक्सीजन के। एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल जुड़ के चलते हैं ऑक्सीजन के। ये जो ब्लू वाला है ना, ये ऑक्सीजन है। तो एक हीमोग्लोबिन निकला। चलो अब हम चलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है? टैक्सी। तो इस टैक्सी पे कितनी सवारी बैठ सकती है ऑक्सीजन की? 4 सवारी बैठ सकती है। ठीक है, तो एक टैक्सी 4 सवारी को लेके जाएगी। ठीक है बेटा। और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर का। ठीक है, क्लियर है सबको बात? अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, ये जो टैक्सी पे जो इस टैक्सी में जो ऑक्सीजन की सवारी बैठी है, ऐसा नहीं है ये सवारी जिंदगी भर के लिए उससे चिपक चुकी है। टैक्सी वाले ने पहले ही बोल दिया, भैया देखो तुम मेरे ऊपर बैठ तो रहे हो, पर मैं तुम्हारी जगह पे ले जाके तुम्हें छोड़ दूंगा, तो तुम्हें मेरी टैक्सी से उतरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर अब मैं आगे जाके दूसरी सवारी बैठाऊंगा। ऐसा नहीं जिंदगी भर के लिए तुम चारों आके बैठ गई और जिंदगी में मेरी टैक्सी में बैठी रहोगी। नहीं, मैं तुम्हारी लोकेशन पे ले जाऊंगा, उसके बाद तुम चारों हट जाना मेरी टैक्सी से। इसका मतलब क्या होगा? लोकेशन जहां पे उसे पहुंचाना है ऑक्सीजन को, वहां पहुंचाएगा, और वहां से ऑक्सीजन हट जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। मतलब ये रिवर्सिबल मैनर है, जिससे ये जुड़ रहा और एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है। यहां तक क्लियर है? तो yes, ma'am. जो ऑक्सीजन है बेटा, वो 97%, जो 97% है ना, वो आरबीसी के थ्रू ट्रेवल होती है हमारी बॉडी में। जो ऑक्सीजन ट्रेवल कर रही है, वो 97% तो आरबीसी के थ्रू कर रही है। तो बाकी जो 3% है, वो किसके थ्रू करेगी? डिजॉल्व्ड प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? प्लाज्मा। ऑक्सीजन जो है 97 आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करती है, और 3 हमारे करती है प्लाज्मा के थ्रू। पर वहीं जो दूसरी तरफ हमारा जो CO2 है, क्या है बेटा? एक सेकेंड। दूसरी तरफ हमारा जो CO2 है, उसके अंदर हिसाब किताब कुछ अलग है। क्या है उसके अंदर हिसाब किताब? देखो, 20 से 25% जो CO2 है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? आरबीसी से। ठीक है, आरबीसी मतलब बोले तो ब्लड। ठीक है बेटा। और बाकी का जो बचा हुआ 70% है, वो किससे ट्रांसपोर्ट करेगा? बायकार्बोनेट। मैम ये बायकार्बोनेट क्या है, कहां से आया? अभी मैम बताएगी बायकार्बोनेट क्या होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? फिर बाकी का जो 3% बच 7% जो बचा है, वो किसके थ्रू ट्रेवल करेगा? वो वही डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू। समझ पड़ रही है बात कि ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करता है, किस परसेंट में, और CO2 किस परसेंट में ट्रेवल करता है? Yes, है ना? ma'am. देख लो, पहले इसको देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। क्योंकि ये वेरी कर रहा है, 20 to 25 एग्जैक्ट नहीं है, वेरी है, इसके बीच का है।
रिवर्सिबल मतलब कि ऐसा नहीं है चिपक गई जिंदगी भर के लिए। रिवर्सिबल मतलब वो एक हीमोग्लोबिन ले जाएगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वहां पे छोड़ेगा, फिर वापस जाएगा, फिर दूसरे को पकड़ेगा और फिर वापस चारों को छोड़ देगा। रिवर्सिबल मतलब एक आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे, ऐसा नहीं एक और जुड़ गया तो बस उसी का वही काम चलेगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम शुरू कर रहे हैं कि गैस कहाँ पे बाइंड करती है और कहाँ पे मतलब डिसोसिएट होती है। बाइंडिंग मतलब एसोसिएट और टूटना मतलब डिसोसिएट। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं किसको? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो देखो बेटा, जब हम ऐसा एक ग्राफ लगाते हैं, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, सेचुरेशन मतलब कि पूरा ऑक्सीजन जुड़ चुका है हीमोग्लोबिन से, उसका सेचुरेशन आ चुका है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। अगर लेट से 20 उसका पार्शियल प्रेशर, 20 पार्शियल प्रेशर पे कितना सेचुरेशन हुआ है हीमोग्लोबिन का, उस पे ना हम जब ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वो आता है हमारा, क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? सिग्मॉइड। वेरी गुड। कौन था ये? तरुण था क्या? तरुण। पता ही था। चलो, है ना? तो अब देखो बेटा कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब भैया हीमोग्लोबिन टैक्सी ने ऑक्सीजन को बिठाया तो हमने उसको नाम दे दिया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके जा रहा है, ये तो हमें समझ आ चुका है। और ये 4 फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या नाम है, कहाँ पे क्या होने वाला है। तो अब एल्वुलाई की हम जब बात करते हैं, मेन साइट तो वही है ना गैसियस एक्सचेंज की, एल्वुलाई। तो देखो ये रहा हमारा एल्वुलाई। क्या है ये? एल्वुलाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। partial pressure of oxygen is very high, but partial pressure of CO2 is low, hydrogen concentration is low और temperature is low। तो ये कंडीशन हो गई फेवरेबल किसके लिए? कोई मुझे बताएगा किसके लिए फेवरेबल हुई है? फॉर द फॉर्मेशन ऑक्सीजन ऑफ के बाइंडिंग के लिए। फॉर द हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंडीशन फेवरेबल है कि हीमोग्लोबिन जो टैक्सी है उसी कंडीशन में अपनी सवारी को बैठाएगा ऑक्सीजन को अपने पास। देखो जैसे अपन जैसे वो भाव टाव करते हैं ना, टैक्सी वाला बोलेगा 50 रुपए तभी मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा, सीधी सीधी बात है। तो भैया हीमोग्लोबिन ने ये कंडीशन रखी है 4 कि ये एल्वोलाई पे, एल्वोलाई स्टेशन है वहां पे 4 कंडीशन रखी है कि ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, बाकी सब कम हो जाए तो चलेगा, मेरे को चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा, तभी मैं ऑक्सीजन को बैठाऊंगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएंगे, इसने ऑक्सीजन को बैठाया और क्या बन जाएगा बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमने की है बात एल्वोलाई पे। और जहां हम ये बात करते हैं कहां पे? टिश्यू में। कहां पे बात करते हैं? टिश्यू में। तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है ज्यादा, हाइड्रोजन का भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए है? डिसोसिएशन के लिए। इस कंडीशन में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अपनी सवारी को उतार देगा। कहां पे? टिश्यू पे। एल्वोलाई वो जंक्शन है, एल्वोलाई वो वाला स्टेशन है जहां पे सवारी को चढ़ाया था, ऑक्सीजन है हमारी सवारी। और डिसोसिएशन वो स्टेशन है जहां पे सॉरी टिश्यू वो वाला स्टेशन है जहां पे ले जाके उतार के फेंक दिया। अब जाओ तुम अपने घर, तुम्हें जो करना है यहाँ से जितना फैलना है, जिसके पास जाना है जाओ। समझ पड़ी बात यहां तक? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे पता पड़ा ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड करेगी, ये लंग पे दिख रहा है, लंग पे बाइंड कर रहा है तो मतलब एल्वोलाई पे बाइंड कर रहा है मतलब लंग सरफेस पे बाइंड करेगी,
है ना, और डिसोसिएट हमारे टिश्यू पे होगी। यहां तक सबको ना समझ आ गया ना कि हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड कर रहा है और कहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है। यहीं Yes, पे ma'am. हम आ जाते हैं टेबल पे। हम बात करें तो टेबल में हमने यही बात की थी। देखो पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई पे देखो कितना ज्यादा है ऑक्सीजन का, 104, मतलब यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है। और देखो टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर कितना कम है, तो यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है। और इसी टेबल में हम अगर एल्वोलाई और टिश्यू की बात, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखें तो देखो यहाँ पे CO2 कम है और यहाँ पे CO2 ज्यादा है। तो CO2 देखो, CO2 पार्शियल प्रेशर हम एल्वोलाई पे बात कर रहे हैं, कम है और टिश्यू पे ज्यादा है। तो यहाँ पे CO2 का एसोसिएशन होगा और CO2 का डिसोसिएशन यहाँ पे होगा। बेसिकली जहां पे अमाउंट ज्यादा है जिस भी चीज का, वहां पे एसोसिएशन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, वहां पे भैया टैक्सी वाले को इसने ऑक्सीजन वाले ने अपना वो दिया भाव ज्यादा, ये देखो भाव ज्यादा दिया, ऑक्सीजन ज्यादा था तो वो जुड़ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का कम था, उसने उतार दिया ऑक्सीजन को। अब अगर हम ये ऑक्सीजन में जाके अगर ना जाके हम CO2 की बात करें, तो CO2 यहाँ पे कम है एल्वोलाई पे, मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। और ये कहाँ पे सवारी अपनी बैठाएगा, टिश्यू पे अपनी सवारी बैठाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो अब जो कार्बन, अभी तो हमने ऑक्सीजन की बात करी थी, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बताओ? जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बिनो हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इस टैक्सी का अलग ही नाम है। ये भैया अपनी अलग ही धुन में चल रहा है। CO2 प्लस हीमोग्लोबिन जब जुड़ेगा तो इस टैक्सी का नाम बन जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो मैंने आपको बताया 20 to 25% होता है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रहा। ठीक है, तो भैया अब देखो ऐसी सी बात है सीधी सीधी, मैंने आपको बता दिया क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, इनके जुड़ने के लिए बताओ फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और हाइड्रोजन और टेम्परेचर। बताओ क्या क्या होना चाहिए जुड़ने के लिए, एसोसिएशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, बताओ। मैम ऑक्सीजन कम होना चाहिए। और हाइड्रोजन? मैम ज्यादा, और ज्यादा कार्बन होना डाइऑक्साइड चाहिए। ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा। सोच लो, इन दोनों का बताओ मेरे को, हाइड्रोजन और टेम्परेचर का। टेम्परेचर मैम कम ना। ज्यादा होना चाहिए। मैम बहुत ज्यादा होंगे। और कोई? दिमाग की लगाओ, ये आप लोगों के सामने मैंने इसलिए खोल के रखा है ताकि आप इसे देखो और थोड़ा समझो। थोड़ा दिमाग चलाओगे तो याद रहेगा। टेम्परेचर कम होना चाहिए ना कौन था ये? मैम। इफ्रा। इफ्रा। और बताओ। मैम हाइड्रोजन H+ भी कम होना चाहिए। ये कौन था? मैम सुप्रिया। ओके बच्चा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होना चाहिए। कौन था ये? मैम साक्षी। मैं एसोसिएशन की बात कर रही हूँ, जुड़ने की बात कर रही हूँ। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा था तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन ज्यादा थी। तो बेटा
जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जुड़ना होगा उस केस में CO2 ज्यादा होगा, ठीक है, और उस केस में O2 कम होगा। तो हाइड्रोजन और जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? मैम ज्यादा होगा। श्योर उतरो ना आप? यस मैम, ज्यादा ही होगा, पिछली बार क्यों कम था। ज्यादा होगा? मैम ये बार ऑक्सीजन के लिए कम कम था। था ना, तो क्या क्या तरुण, हाँ उल्टा कार्बन तरुण होगा। आप डाइऑक्साइड बोलो। के, मैम ऑक्सीजन के लिए कम मैम चाहिए था दोनों, हम्म, जिससे ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाए उसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा चाहिए होगा। वेरी गुड, नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। है ना? हाँ, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। कृति वेरी गुड, वेरी गुड कृति, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। देखो सीधा इतना सा कंसेप्ट बैठा लो, इतना कैलकुलेशन ही दिमाग में नहीं लगाना, सब भूल जाओ। मैम ने अभी तक क्या बोला, किसी भी चीज को जब जोड़ना है, जिसको भी जोड़ना है उसको अपना वो वाला चीज ज्यादा रखना पड़ेगा, और ये जो O2 अलग चलता है और जो CO2 हाइड्रोजन और टेम्परेचर है ये अलग चलते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को जुड़ना था तब O2 ज्यादा होगा, और जब CO2 को जुड़ना होगा तब ये ज्यादा होगा। पर जब ऑक्सीजन को टूटना होगा तब भैया वो कम हो जाएगा, और जब CO2 को टूटना होगा, डिसोसिएट होना होगा, तब वो कम हो जाएगा। समझ पड़ी बात? यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। ये तो दोनों का जोड़ना जोड़ना कंपेयर हो रहा था ना। क्या क्या क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। करती हूँ बेटा, करती हूँ। टेम्परेचर। माइक बंद करो, पहले माइक बंद करो। तो अब ये CO2 कहाँ पे जुड़ रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। मैम टिश्यू में। सारी चीज में। ये हो रहा है हमारे टिश्यू पे, और ये हमारे हो रहा है कहाँ पे? RBC। एल्वुलाई पे, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, देखो जो हमारा एल्वुलाई है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा। सॉरी, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से वहां पे होगा हमारे टिश्यू पे, सॉरी एल्वुलाई पे एसोसिएशन। पर जब हम टिश्यू पे जाएंगे वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से वो टूट जाएगा। सोचो जिंदगी में हमारे सब कुछ कम हो गया, पैसा कम हो गया तो हम क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अगर हमारी जिंदगी में पैसा बढ़ गया तो हम जुड़ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे CO2 जो है जब ज्यादा हुआ तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही पैसा ज्यादा हुआ हम जुड़ गए। हमारी जिंदगी से जैसे ही पैसा कम हुआ, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो भैया ये जो टूटना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। वो किस लेवल पे होगा? एल्वुलाई पे। एल्वुलाई पे क्यों टूट रहा है? क्योंकि वो वहां से टूट के फिर हमारे रिलीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे टिश्यू लेवल पे जोड़ इसलिए रहा है क्योंकि वो उसको जोड़ के यहाँ से टिश्यू से जोड़ के, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ डायग्राम पे आ जाओ। ये देखो, ये डायग्राम मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो एल्वुलाई और एक हो गया हमारा टिश्यू, सारी कहानी इन दोनों के बारे में है, सीधी सीधी बात है। तो देखो भैया, क्या एल्वुलाई पे क्या होता है? ऑक्सीजन का और CO2, मैम एसोसिएशन। एसोसिएशन। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और CO2 का, दोनों का बताना। यहाँ पे क्या होगा एल्वुलाई का? यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा, रुको। एल्वुलाई का क्या होगा? एल्वुलाई पे ऑक्सीजन का क्या होगा? एसोसिएशन। वेरी गुड। यहाँ पे एसोसिएशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे CO2 का क्या होगा? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन।
तो यहाँ पे एसोसिएशन होगा। देखो अब आपको सीधी सीधी बात समझ पड़ रही होगी। ये वाला यहां से ये ब्लू वाला ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच है, और इसके अंदर सॉरी ये डीऑक्सीजनेटेड है, CO2 रिच है, और ये वाला O2 रिच है। यहाँ पे O2 ज्यादा है, यहाँ पे CO2 कम है। तो अब देखो बेटा मेरी बात, यहाँ पे सबसे पहले गैस एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे हमारे आया O2, एल्वोलाई पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब एल्वोलाई में ऑक्सीजन आया तो इसने पल्मोनरी वेन में आया, फिर हमारे ऐसे हार्ट से ये कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये ऐसे चल के जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, और भाई साहब टिश्यू पे जाते ही ऑक्सीजन का क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर क्या हुआ बेटा, कम हुआ ज्यादा हुआ? मैम कम हुआ। देखो ना यहाँ मैम पे कम दिख भी रहा है ना, देखो यहाँ पे ये 104, और यहाँ पे जाते इसका पार्शियल प्रेशर गिर गया, और जैसे ही पार्शियल प्रेशर गिरा ऑक्सीजन भी गिर गया, बेचारा टूट गया, पैसा खत्म, वो भी खत्म, तो ये खत्म हो गया। पर जो CO2 है वो खेल खेला कि भैया यहाँ पे मैं भले ही कम था, पर अब मेरा जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ तक 40 चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक 40 चल रहा था, पर टिश्यू पे लेवल पे उसका हो गया है 45। यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ा है, पैसा बढ़ा, इंसान जुड़ गया, इंसान जुड़ गया, कौन, CO2 जुड़ गया। तो CO2 पे यहाँ पे देखो एसोसिएशन होगा CO2 का, और यहाँ से ट्रेवल करेगा 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 करेगा, और ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे देखो 45 से लेके वापस इसका क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर कम हुआ। तो पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई पे जाते कम हो गया, पैसा खत्म, तो क्या होगा, एसोसिएट या डिसोसिएट CO2? डिसोसिएट। डिसोसिएट। पूरी ये साइकिल समझ आई कैसे ये कहानी चली है? यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो बता दो, ये हार्ड है नो डाउट, नहीं आता समझ, बहुत दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है, कोई शक की बात नहीं है, पर आई होप अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर बता दूंगी। बताओ सब कुछ इन समराइज में फिर से कर देती हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ और टेम्परेचर, H+ बोले तो कंसंट्रेशन है ना, ये ज्यादा है, ये तीनों कम होंगे, तब इसका बोलबाला चलेगा एसोसिएशन। अगर ये हो चुका है अपोजिट, ये हो चुका है अपोजिट, तो यहां पे इसका हो रहा है डिसोसिएशन। ठीक है मैम, पार्शियल प्रेशर कम होने पर भी एसोसिएट कैसे CO2? कहां पे बेटा, यहाँ पे बेटा, यहां तक 40 चल रहा था, यहां से बढ़ा है 40 से 45 हुआ है, 40 से 45 होना इस बढ़ना, यहां से यहां तक 40 चला था, पर टिश्यू लेवल पे आते ये 45 हो गया है, तो ये बढ़ा है ना, यहां से यहां तक का था 40, और यहां से यहां तक इसने 45 किया, और यहाँ पे वापस जाते 40 हो गया, तो वो वापस टूट गया। इस डायग्राम को समझ आ गया ना? मुझे लगता है ये डायग्राम सबसे हार्ड होता है, नहीं समझ आता, और वो टेबल भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को इधर उधर, पर आई थिंक अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या करूंगी मैं, घर में गुस्से मारोगी, घर में गुस्से मारोगी। हाँ समझ पड़ी? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। जूबिया, नो मैम। प्रिया, अंशु, इफ्रा, कृति, नाजिया, कृति, तरुण, क्लियर मैम। मैत्री, नो मैम क्लियर। निवेदिता, सुनीता, Yes, सुनीता ma'am. कहाँ है, साक्षी कहाँ है? क्लियर हो गया बेटा? अंशु क्लियर हो गया, शगुन को क्लियर हो गया है? यस मैम। इफ्रा को हो गया है, कोमल को, कृति, खुशी, पिंकी, पायल, राधिका, ऐसे शान शान बैठे, शिवानी हो गया बेटा, विश्व दीपक हो गया? हार्ड था इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि नहीं समझ आता, दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है, अब अपने दिमाग की ऐसी तैसी ना करना, ठीक है?
यस मैम। है ना बेटा। देखो मैं वही आपसे पूछी थी, जैसे एक तरीका था, मैंने आपको जैसे वही बताया, जैसे कल मैंने एक और क्लास में पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। जैसे मैं एक पहले पढ़ाती थी, जैसे अवंती का एक वो स्लाइड्स होता है जिसमें ब्लैक कलर का स्लाइड होता है, साइड में एक लोगो पड़ा रहता है। तो मैं आपको पहले पढ़ाती थी, वो फ्लो चार्ट बना के, हर चीज का फ्लो चार्ट बना के, फिर आप लोग वेट करते थे, मैं एक एक चीज लिखती थी, है ना। याद है ना मैं जिस तरीके से पहले पढ़ाती थी? यस मैम। तो वो वाला तरीका ज्यादा बेटर था, ये सारा एनसीईआरटी के सामने पूरा डायग्राम वगैरह के साथ वाला ज्यादा बेटर ये वाला मैम। है ना? ये वाला मैम। क्योंकि एनसीईआरटी के सारे डायग्राम हाथों हाथ ही क्लियर हो जाते हैं, और सारा लिखा हुआ जब आप पढ़ते होगे तो विजुअलाइज हो जाता होगा, मैम ने किसको किस वक्त टैक्सी पे बैठाया था, इस पन्ने पे टैक्सी पे बैठाया था, और ऐसे ऐसे किया था। क्योंकि ये सारी चीजें मैं उस पेज पे भी, ब्लैंक पेज पे भी लिखने वाली थी, पर ये डायग्राम्स कवर नहीं हो पाते थे उसमें, ये जो क्लियरिटी है ना, ये नहीं आ पाती थी तब, है ना बेटा। जैसे ये वाला डायग्राम भी कवर हो गया इसके अंदर, है ना, ये भी हो जाता है, सारे डायग्राम ही जो है ना हाथों हाथ ही क्लियर हो जाते हैं। जैसे ये टेबल है ना, ये भी क्लियर हो गई, है ना बेटा। तो अपन इसी को फिर रखे ना आगे, बस यस समझ मैम। आना चाहिए। मैं वही सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो अलग किया जाए ऐसा, सो दैट आपको समझ पड़ जाए, तो मैंने सोचा यही कर। फ्लो चार्ट, कौन सा फ्लो चार्ट शो करूं? प्रिया, कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन, ये रहा। तो देखो बेटा, एक ना एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये थोड़ा थोड़ा ना एक ये भी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। तो कोई मुझे बता सकता है इसका क्या रोल है? ये बेटा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, ये वाली रिएक्शन जो आपको दिख रही है ना, ये रिएक्शन करवा रहा है हमारी बॉडी में। तो मैम ये रिएक्शन क्या है क्या नहीं है, किसी को पता है? किसी को पता है? मैम जब CO2 बॉडी में हाई हो जाता है ब्लड में, तो वो H2O से रिएक्ट कर कर ये कंपाउंड बनाता है ना, H2CO2। वेरी गुड। कौन था बेटा ये? पूजा। वेरी गुड पूजा। देखो, ये हमारी बॉडी में भी ना ये रिएक्शन जो चल रही है सारी, बाइंडिंग वगैरह की जो रिएक्शन चल रही है, ये इससे जुड़ गया, ये उससे जुड़ गया, तो कोई तो करवा रहा होगा एंजाइम। तो वो एंजाइम यही है बेटा, टिश्यू, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अब जैसे देखो, टिश्यू लेवल पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, ये रहा, है ना। क्लियर है? तो जब ये ज्यादा है, उस वक्त क्या होता है, जो CO2 है और H2 जुड़ के बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम बेटा? कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दीपांशु कौन सा, एक सेकेंड रुक जाओ, ये सबको क्लियर है ना यस मैम। यस मैम। कि ये बाइकार्बोनेट बन चुका है? पर जैसे ही एल्वोलाई पे PCO2 कम होता है, तो ये जो रिएक्शन है ये बेटा ये रिवर्सिबल है, ये याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। तो अब जैसे ही वहां पे एल्वोलाई पे है ना, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये टूट जाता है CO2 और H2O में, तभी हमारे CO2 एल्वोलाई से बाहर रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी से। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अब मैम ये ये बताओ काम दीपांशु, आप क्या, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ये जो आपने बताया अभी वो काम एल्वेली के पास होता है? क्या ये? मैम जो आपने भी रिएक्शन बताई कि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो टूट जाता है, फिर वहां से CO2 रिलीज हो जाती है, तो ये एल्वेली के पास होता है? हाँ बेटा, ये एल्वुलाई पे भी हो रहा है, टिश्यू लेवल पे भी हो रहा है।
टिश्यू लेवल पे ये बन रहा है, H2CO2 बाइकार्बोनेट ये यहाँ पे बन रहा है, और एल्वुलाई पे ये टूट रहा है। तो ये जब H2CO2 जब टूटेगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये बन जाएगा H2O प्लस CO2। ये H2 और CO2 बनेगा एल्वुलाई पे, और जब ये जुड़ जाएगा H2 और CO2, ये बन जाएगा टिश्यू लेवल पे बाइकार्बोनेट। ठीक है बेटा? यस मैम। अच्छा, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, हाँ वो मैं देखना भूल गई, अभी मुझे याद आया। हाँ इसे मैं देखती हूँ, एक मिनट, लेट में इसको मैं कोई यही नोट डाउन करने दो दीपांशु। ठीक है, कर लिया है। ठीक है, तो रेगुलेशन, तो ये सारा जो काम है ये कौन करवा रहा है? हमारा ब्रेन करवा रहा है, ये तो हमें पता है। तो ब्रेन में कौन से पार्ट है जो करवा रहे हैं? एक तो है मेड्यूला, जो ये सब कुछ करवा रहा है, ये प्राइमरी स्पेशलाइज सेंटर है, और ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, मेन यही है जो करवा रहा है। जो पर दूसरा है वो भी कुछ है, जिसको हम बोलते हैं पॉन्स रीजन, आपने पढ़ा होगा, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मैम। पढ़ा है? इस Yes, पॉन्स ma'am. रीजन में प्रेजेंट होता है एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। क्या करता है? हमारा जो रिदम है ना रेस्पिरेशन का, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्लियर है सबको? टैक्सिक सेंटर, इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? ये इंस्पिरेशन का जो क्या है ड्यूरेशन है, वो क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है हमारी बॉडी में, उस ब्रेन में, वो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करता है या ज्यादा करता है? रिड्यूस। वेरी गुड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन डिक्रीज करता है। क्लियर है बात? यस मैम। इसी के बगल में एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम कीमो सेंसिटिव एरिया। इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है, ये इसी के बगल में बना होता है। तो ये किसके लिए सेंसिटिव है? CO2 और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, ये इसके लिए सेंसिटिव है। तो मतलब इसकी जैसी कंसंट्रेशन बढ़ती कम जाता है ना, तो उसके हिसाब से ये चीजें एसोसिएट करता है और रिलीज करता है। तभी अपन सोचे ना कि भैया कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने का किसको पता पड़ रहा है? वो इसी को पता पड़ रहा है। जैसे हमारे वहां पे जैसे लंग्स में CO2 का अमाउंट कम ज्यादा हुआ, इसको पता पड़ जाएगा, और ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन में हेल्प करेगा हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया। तो हमारा जो कंसंट्रेशन कम ज्यादा का पता कर पा रहा है, वो है कीमो सेंसिटिव एरिया, और जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर रहा है, वो है हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये तीन है, मेडुला, पॉन्स और कीमो सेंसिटिव एरिया, जो कि इसके बगल में है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है पूरे क्रियाधारा जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में। ठीक है बेटा? अब देखो, मैं वेरी गुड जूबिया मैम, किसी ने भी कार्बो अमीनो में हीमोग्लोबिन पूछा था ना, उसका टर्म मुझे याद आ गया। हाँ दीपांशु, राइट, हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, आपको क्या लगता है ऑक्सीजन और CO2 में से किसका ज्यादा रोल है हमारा, मतलब जैसे जो रेस्पिरेटरी रिदम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल जो चल रहा है, उसमें से O2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिदम को कंट्रोल करने के लिए या CO2? हम CO2। CO2। वेरी गुड। तो रेस्पिरेटरी रिदम जो याद आपको रखना है ना, उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? CO2। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए O2 से कि नहीं हमारे को तो O2 जरूरी होती है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन
का रोल इतना ज्यादा नहीं होता, पर हमारा जो मेन रोल है वो है CO2 का। समझ पड़ रही है आपको बात? CO2 कम ज्यादा होगी, उसी के हिसाब से ऑक्सीजन अपने आप को एडजस्ट करेगा। CO2 कम होगी तब ऑक्सीजन ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगी तब ऑक्सीजन कम होगा। सीधी सीधी बात है, समझ पड़ी? तो अब हम इसके कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी है। जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा में क्या होता है कि आपको सांस लेते तो वैसे आपको जुकाम में गले में आवाज नहीं आती, नाक से वीजिंग साउंड जो आती है ना, वैसी आवाज आती है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ब्रोंका है और ब्रोंक्यूल्स होता है उसका ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ अस्थमा के बारे में। ये जो अस्थमा है ना बेटा, ये काफी सारी एलर्जी से तो होता ही होता है। लाइक से जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी हो गई तो उसके अंदर गया तो अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। और अस्थमेटिक अटैक तो इतना बुरा होता है कि आपको हाथ हाथ पंप लेना पड़ता है, और अगर आपको पंप नहीं मिला तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे, है ना। और एक चीज और, ये जो अस्थमा के अटैक होते हैं ना, इसके अंदर से ट्रिगरिंग फैक्टर हम बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है डस्ट से हो जाता है, कोई बोलता है पॉलन ग्रेन से हो जाता है, कोई बोलता है मुझे इस धूल से हो रहा है, मिट्टी से हो रहा है, कोई किसी है ना ये। पर अस्थमा जो है वो विंटर्स, उसका बहुत गंदा ट्रिगरिंग फैक्टर है। सर्दियों में ना अस्थमा वालों की ना ऐसी तैसी हो जाती है, ऐसी तैसी हो जाती है। सर्दियों में सबसे ज्यादा अस्थमा के अटैक आता है। ठीक है, सबसे गंदा क्या नाम है, ट्रिगरिंग फैक्टर है विंटर। तो विंटर में अस्थमा बहुत खराब हो जाता है। क्लियर है बेटा? अब आती है एम्फाइसीमा की बात। जो एम्फाइसीमा है ना, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एल्व्यूलर वॉल है वो ही डैमेज हो जाती है। ठीक है, एल्व्यूलाई की जो वॉल है अगर वो ही डिक्रीज हो, डैमेज हो गई, तो हमारा एक्सचेंज नहीं हो पाता है अच्छे से, है ना। तो जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग इश्यूज वगैरह तो सारे के सारे होते ही होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कब होता है, हमारी एल्वोलाई की वॉल कब है ना, क्या नाम है, डैमेज होती है? बताते हैं दीपांशु, बताते हैं। ठीक है, ये बताओ मेरे को, एल्वोलाई की वॉल कब डैमेज होती है, किस किस केस में? आप है ना, वही है ना, वो बोलते ना, जैसे वो है ना, क्या नाम है, अक्षय कुमार आता है हर मूवी के पहले, उसको बोलता है बीड़ी मत पी, सिगरेट मत पी, तो इससे कैंसर तो होता ही होता है। साथ में ये भी होता है, जो एल्वोलाई की जो वॉल है ना, सबसे पहले ये पतला होना शुरू करती है। सरफेस डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से भी होती है। हाँ, ये सबसे पहले पतली होनी शुरू होती है और फिर पूरा डैमेज हो जाती है बेटा। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। और एम्फाइसीमा ना एक दिन में आपको नहीं पता पड़ेगा बेटा, ये क्रॉनिक काफी लंबे टाइम तक चलती है, फिर आपको पता पड़ता है कि बेटा हमारे को तो ना एम्फाइसीमा है। हाँ, सिगरेट बीड़ी। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो भैया आपको पता होंगे कि ये सारे तब आते हैं जब हम कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे वो पत्थर वत्थर तोड़ते हैं, बहुत वो हजार्डस और बहुत हार्मफुल, वो क्या कहते हैं, स्मोक वगैरह हमारे अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दिक्कत होती है ना। जैसे लेड का अगर कोई काम चल रहा है, अगर उसका धुआं या कुछ भी अगर टूट के हमारे बॉडी के अंदर गया तो वो बहुत हमारे को ज्यादा दिक्कत देगा। और ऐसा नहीं है एक दिन में दिक्कत आ जाएगा, ये लगातार एक्सपोजर जब मिलता है ना तो दिक्कत आता है। इसी से जैसे होता है एक डिजीज आ जाती है, कौन सी होगी, कोई मुझे बताएगा? सिलिकोसिस मैम। फिब्रोसिस, हाँ सिलिकोसिस भी होता है, सिलिकोसिस भी वही होता है, सिलिकोसिस भी इसी के अंदर आता है। फिब्रोसिस में क्या होगा, एक तो आप हमेशा याद रखना, जहां पे मैं ना ये आगे ना पीछे सिस, वो हो जाता है हमारा इन्फ्लेमेशन। सिस है जहां पे पीछे, तो भैया वो इन्फ्लेमेशन है, वो नहीं, एक तो ब्रो होता है और एक सिस होता है। भैया जो सिस है ना, ये हमेशा इन्फ्लेमेशन ही करवाती है। तो जहां पे भी कोई मेडिकल टर्म आप देख लो जहां पे सिस आ जाए ना, इसका मतलब वो इन्फ्लेमेशन करवा रही है। ठीक है, तो मैम इससे एक फिब्रोसिस क्वेश्चन भी आया था नीट में। क्या बेटा? मैम इससे एक क्वेश्चन भी आया था नीट क्या? में, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज कौन सी है? तो मैम उसमें ऑप्शन थे सिलिकोसिस, एम्फाइसीमा, बोटुलिज्म और एंथ्रेसिस। तो ये तो ऑब्वियस है ना, कौन सी होगी बताओ, आप बताओ कौन सी होगी। मैम मैम एम्फाइसीमा नहीं होगी, सिलिकोसिस होगी। और ये था, और एक और फोर्थ ऑप्शन क्या बोला था? मैम बोटुलिज्म।
नहीं BOTULISM। बॉटुलिज्म तो नहीं, बॉटुलिज्म एक और, आपने इन तीनों के अलावा एक और कोई ऑप्शन बोला था ना? मैम एंथ्रासिस। एटिलैक्टेसिस। यस मैम। सिलिकोसिस इज द आंसर। यस अब मैम। बताओ, देखो कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे आप लोगों को नहीं पता एटिलैक्टेसिस क्या है, काफी बच्चों को नहीं पता होगा, बॉटुलिज्म क्या है काफी बच्चों को चलो नहीं पता, ठीक है। तो भैया ऑक्यूपेशनल जो डिजीज है वो तो ऐसा है नहीं बीड़ी सिगरेट पीने से हो रही है या आपको कोई अटैक आया उसकी वजह से हो रही है। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्यों हो रही है? इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इन्फ्लेमेशन पता करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, पीछे आ जाएगा सिस। तो भैया क्योंकि लगातार कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो रहा है, सिलिका का ले लो, है ना, या फिर लेड का ले लो, कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जो भी पत्थर टूट रहा है, जो भी लाइक किसी की भी ग्राइंडिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसका धुआं कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, उसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ही होगा ना, अंदर Yes, जाके ma'am. कुछ बर्स्ट वगैरह तो होगा नहीं, इन्फ्लेमेशन ही होगा, तभी दिक्कत आएगी। तो इन्फ्लेमेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया पता करने का, वो है सिस। तो भैया जैसे ही अंधा होके आपको ऑप्शन टिक कर देना है, बाकी के 3 का आपको मतलब पता हो या ना पता हो, ठीक है? ओके मैम। समझ पड़ी? कोई कंफ्यूज तो नहीं होएगा ना अब एग्जाम में बैठ के? नो मैम। No, ma'am. ठीक है। देखो तो ये सब पढ़े आज अपन, इतना सारा, कितना सारा कचरा कर दिया अपन ने एनसीईआरटी का, है कि नहीं? तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक। तो अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा। डन एंड डस्टेड। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सबको समझ आ गया ना? हार्ड चैप्टर था आई नो, बट ठीक है आई थिंक। तो अपन नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे अपन 12th क्लास ही, ठीक है? ओके मैम। चलो Okay, ठीक है बच्चा पार्टी, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय। भाड़ में जाए अब। अच्छा इतना पकड़ ली प्रिया, ठीक है ठीक है, ओके। आजकल बहुत डर लग रहा है। जूबिया को मुझसे डर लग रहा है, क्यों जूबिया? पता नहीं, मुझसे डर लग रहा है जूबिया को, क्यों बेटा, मैंने कुछ कहा आपको? अरे यार, 2 बेस्ट फ्रेंड, आप घर में घुस कर मारो वो, वही तो अब तक कुछ नहीं कहा। अच्छा जूबिया को ऐसा चाहिए कि मतलब कंटिन्यूसली में जूबिया को डांटती रहूं, जूबिया फील लाइक मैम जब तक मुझे डांट नहीं रही मुझे फील नहीं आ रहा। तो बेटा ऐसा है कि हमारे प्रिया है, तो वो तब तक हमारी कमी पूरी कर देगी। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना प्रिया? तारीफ चाहिए मैम इसे। हाँ नहीं, तारीफ तो वैसे भी इसकी हो जाती है, तारीफ इसकी एक्चुअली ऐसे क्लास में नहीं होती, जब ये इसके मार्क्स आते हैं ना उस दिन इसकी अपने आप तारीफ हो जाती है। हर जब संडे टेस्ट होता है ना तो इसके अपने आप मार्क्स आते हैं अच्छे इस लड़की के, तो तारीफ करने पे इंसान मजबूर हो जाता है, बिकॉज शी स्कोर्स वेल। हाँ ठीक है। हाँ दीपांशु मैं बताती हूँ, जुबिया आपको और तो कोई डर नहीं लग रहा ना? भैया को है अस्थमा, तो आपको पता होगा कि उनको सर्दियों में ज्यादा दिक्कत आता है। अच्छा ऐसा, पहले कुछ हुआ है क्या? देखो ऐसा होता है दीपांशु, जैसे अपन ने नेबुलाइजर लिया, तो आपने देखा होगा कि नेबुलाइजर नेबुलाइजर क्या सॉरी, अपन ने स्प्रे लिया, तो स्प्रे लेते क्या होता है, वो मेडिकेशन जो है, नेबुलाइजर जो है वो क्या करता है हमारी बॉडी में बेसिकली जाके हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जिसके थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया अस्थमा क्यों ट्रिगर हो रहा है, पॉलन
डस्ट, ये ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो ऐसा होता है, उससे हमारे उसके अंदर क्या होता है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है। अगर वो चीज वहीं फंसी रह गई और वहीं पे अटकी रह गई है, वो उसके कांटेक्ट में आ गई है, तो भैया हमारे को अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। पर जो नेबुलाइजर और ये है, वो क्या करता है, डीप हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके उसको जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको वहीं खत्म करता है, और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो भी लेट से डस्ट है तो उसको मॉइस्ट करेगा और फिर उसको वहां से हटा के रिलीज कर देगा। तो जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ है ना, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मेडिकेशन है ना, बेसिकली वो जो लिक्विड, क्या नाम है, जो मॉइस्ट से लिक्विड से मिस्ट में कन्वर्ट होने का काम करती है, तो जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होता है। वो क्लियर होता है तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर वहां पे है वो वहां से हट जाते हैं। मैम फिर वो पेसमेकर का काम कर रहा है उधर। क्या बेटा, पेसमेकर? मैम वो एक तरीके से पेसमेकर का काम कर रहा है उधर। पेसमेकर तो हार्ट में होता है बेटा। नहीं मैम, एक जगह कुछ कहते हैं मैम, ऐसे कुछ पेसमेकर कुछ कहते हैं जहाँ पे वो साफ के लिए कहते हैं। किसके मैम लिए कहीं बात सुना कर था। रहे हो? नहीं, पेसमेकर तो हार्ट में होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और हमारी बॉडी है ना, जो रिदम होता है, लब डब का जो साउंड होता है हार्ट में, वो पेसमेकर की नहीं वजह मैम, से। वो होता है ना हार्ट में मैम कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसके लिए कुछ देते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। हम्म। मैम क्या कहते हैं उससे? तो आप दवाई का नाम पूछ रहे हो मेरे से? हाँ मैम, क्या होता है उससे याद आ जाए। नहीं, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल और उसका तो कोई लेना देना नहीं है। मैम एक टर्म था मैम, वो याद नहीं आ रहा बस। मैम याद आएगा तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। स्टेटिन। नहीं मैम, मैम कुछ और ये बढ़ता है, मैं कहीं और प्रदीप में पढ़ा था शायद वो। प्रदीप में पढ़ा था, 12th लेवल पे पढ़ा है। एस्बिटामाइन। मैम शायद वो ही था। एस्बिटामाइन। तो अभी कुछ याद आया फिर आपको? नहीं मैम, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा मैम। ठीक है बेटा, ये सारी दवाइयों के नाम अभी याद कर लेगा, फिर बाद में क्या करोगे बेटा? मैम डॉक्टर बन के फिर दुकान खोल दूंगा अपनी। प्रालुएंट। है मैम। प्रालुएंट। नो मैम। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। बताना फिर मुझे जो भी है, ठीक है? यस मैम। नहीं तो जुबिया, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, इज्जत बचाने का डर लगा रहता है। नहीं, अब हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे। हम तारीफ उतनी करेंगे जितना आपको मोटिवेशन मिले, सो दैट आप अपने एफर्ट्स लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है? पर आप चिल होके पढ़ाई करो, बिल्कुल ठीक है। हम्म। चलो, बाय 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 एवरीवन।